नमस्कार। तो कैसे आप? और देखिए, हमने पूरे 1 महीने से ज़्यादा जो है वर्ल्ड कप को एन्जॉय किया, यानी कि दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल टूर्नामेंट को। और इसमें हमने काफ़ी चीज़ें नोटिस करी और काफ़ी चीज़ें हमारे लिए सीखने की भी है, जिसी के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा इस वीडियो में। और कई बातें सेम भी हो सकती है जो कि हम सालों से रिपीट करते आ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये वो वक्त है कि अभी-अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ। हमने वर्ल्ड कप में बहुत सारी चीज़ें देखी और जिसके ऊपर मुझे लगा कि एक डिस्कशन बनता है, इसलिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो इस वर्ल्ड कप में हमने देखा कि नई टीम्स आई और सबको सरप्राइज़ कर गई। और जो अंडरडॉग टीम्स थी, वो जायंट टीम्स को जिन्होंने जो है वो कांटे की टक्कर दी। और हर मैच में हमने ये विटनेस किया कि मॉडर्न फुटबॉल किस लेवल पे आ चुका है। लेकिन आप भी दिल पे हाथ रख के बिल्कुल कह सकते हो कि जब भी आप वर्ल्ड कप में मैच देख रहे थे होंगे और कोई अंडरडॉग टीम जब किसी जायंट टीम को, किसी बड़ी टीम को चैलेंज कर रही थी, तब आपके दिमाग में, दिल में एक ही बात आ रही होगी, यार इंडिया यहाँ पे क्यों नहीं है? और अगर नहीं है तो इंडिया इन कंट्रीज से क्या सीख सकता है? क्या इनसे जो है अडॉप्ट कर सकता है? क्या हम वो चीज़ कर सकते हैं कि हम भी जो अंडरडॉग टीम्स यहाँ पर जायंट टीम्स को चैलेंज कर रही थी, हम भी कर पाएँ? तो वही सब चीज़ें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ और मैं ये आशा करूँगा कि वीडियो को देखने के बाद आप भी, आपके जो इनपुट्स हैं, जो आपने वर्ल्ड कप में देखे होंगे, वो आप ज़रूर दीजिएगा। अब सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आता है, जो मैंने विटनेस किया, कि जो गैप है ना, वो टैलेंट का नहीं है सिर्फ। आप ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि हमारे पास टैलेंटेड फुटबॉलर्स ही नहीं है। देखो, देश में टैलेंट होंगे, बिल्कुल हो सकता है। और ये बात हम कब बोलेंगे कि टैलेंट है ही नहीं? जब हमने पूरा काम किया होगा, हमने सही से स्काउटिंग करी होगी, हमने सही से किसी टैलेंट को फाइंड करने के बाद उसके ऊपर काम किया होगा और फिर भी हम नहीं कर पाए, देन हम ये यहाँ पर एक्सक्यूज लेकर आ सकते हैं कि हमारे पास टैलेंट ही नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं जा पा रहे। अभी हम ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि हमारे पास टैलेंट की कमी है, हमने टैलेंट पे काम ही नहीं किया है। अब जो वर्ल्ड कप में जो कंट्रीज जिन्होंने यहाँ पर शॉक किया सबको या जायंट टीम को चैलेंज किया, उनकी क्या खासियत रही? तो जो रियल गैप है वो है एकेडमीज, कोचिंग, स्काउटिंग, स्पोर्ट्स साइंस, कॉम्पिटिटिव लीग्स और प्लेयर पाथवे। और इन सबसे मिलकर जो बनता है उसको हम कहते हैं फुटबॉल इकोसिस्टम। तो जो गैप है वो टैलेंट का नहीं है, गैप है इकोसिस्टम का। क्योंकि आपने टैलेंट ढूंढ भी लिया तो टैलेंट सर्वाइव वहीं कर पाएगा जहां पे उसको सिस्टम का सपोर्ट मिलेगा। और इसका सिंपल सा एग्जांपल, आपको कुछ नहीं करना है। आप इस वर्ल्ड कप में बहुत तारीफ कर रहे थे हमारे इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स की। आपको याद होगा कि कॉन्गो में हमारे इंडियन ओरिजिन प्लेयर है, वो मिडफील्ड में इतना अच्छा कर रहा है। न्यूजीलैंड में इंडियन ओरिजिन आप बात कर रहे थे, तो वो क्यों वर्ल्ड कप में खेल पा रहे? बिकॉज उनको वहां पर, उस कंट्री में जो वो रहे, वहां पर सिस्टम ने उनको सपोर्ट किया, इसलिए उनमें इंडियन ब्लड होने के बाद भी वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। और हमारी कंट्री में अभी क्या चल रहा है आपको ही पता है कि हम डिकेड्स से, मतलब कि पिछले कई सालों से आप देख रहे होंगे कि हम इंडिविजुअल टैलेंट के भरोसे अपनी गाड़ी चला रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पॉपुलेशन से कुछ नहीं होता, पॉपुलेशन मींस नथिंग। और इस बात को उन लोगों को बहुत जरूरी समझना है जो हर बार वर्ल्ड कप के टाइम पे इस तरह के वीडियोस या आर्टिकल लेकर आते हैं कि करोड़ों की पॉपुलेशन वाला इंडिया वर्ल्ड कप में नहीं जा पा रहा है, क्यों? हम कहाँ मार खा रहे हैं? हर बार के वर्ल्ड कप में आप इस तरह के वीडियोस देखते होंगे। कुछ फॉरेनर्स ऐसे वीडियो बनाते हैं और कुछ तो हमारी कंट्री के ही बनाते हैं ऐसे वीडियोस। और जब नॉर्वे जैसी कम पॉपुलेशन वाली या केप वर्डी जैसी कम पॉपुलेशन वाली कंट्री कुछ करती है वर्ल्ड कप में, तब तो बहुत खतरनाक ही क्रिटिसाइज किया जाता है कि अरे देखो, इनकी इतनी कम पॉपुलेशन है, इतना ही। तो यहाँ पर सिंपल जो है एक चीज मैं बताना चाहूंगा, पॉपुलेशन डज नॉट विन फुटबॉल, डेवलपमेंट डज। और ये जो बात है सिर्फ फुटबॉल में लागू नहीं होती है, ये भारत की हर इंडस्ट्री में, हर सेक्टर में लागू होती है। तीसरा पॉइंट जो मैंने कि वर्ल्ड कप में प्लेयर्स को देखा, एवरी प्लेयर लुक्ड फिजिकली रेडी। और फिजिकली रेडी का मतलब यहाँ पर फिजिक से बिल्कुल नहीं है। फिजिकली रेडी का जो मतलब है वो है एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, रिकवरी, न्यूट्रिशन और इंजरी प्रिवेंशन। आप वर्ल्ड कप के हर मैच में देख सकते थे, चाहे वो दोपहर का मैच रहा हो या रात का मैच रहा हो, प्लेयर्स का फिटनेस लेवल कितना बेहतरीन था। मतलब 90 मिनट या आप 120 मिनट तक लेके जाइए मैच को, देवर, मतलब कि फिजिकली जो है ना रेडी, जो हम बोलते हैं, वो बिल्कुल रेडी थे। और हमारे यहाँ की टीम जब मैच खेलती है तो ये हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है कि स्टार्टिंग के 15-20 मिनट अगर हमारी टीम अटैकिंग फुटबॉल खेल रही है तो शुरू के 15-20 मिनट तो ऐसा लगता है कि दुनिया में हमसे बेहतरीन स्टेमिना ही नहीं है किसी का। लेकिन 15-20 मिनट के बाद फिर क्या हाल होता है आपको ही पता है। और उसके बाद इंजरी की बात तो आपको पता ही कि हमारे प्लेयर्स कितना टाइम जो है वो हॉस्पिटल में और इंजरी पे ही, इसी पे बिता देते हैं। तो इसका मतलब है कि हम उन चीज़ों में लैक कर रहे हैं। सिर्फ जिम जाने से जो फिजिकली रेडी नहीं हो पाते हैं, आपको हर चीज़ के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। देन जो चौथा पॉइंट है
कि अगर हमको अच्छे प्लेयर्स चाहिए ना, तो हमको अच्छा कोच भी चाहिए। क्योंकि आपने इस वर्ल्ड कप में देखा, जो अंडरडॉग टीम्स बड़ी टीम्स के अगेंस्ट इतना अच्छा कर पा रही थी, बिकॉज उनका कोच भी उतना अच्छा था, उनके टैक्टिकल प्लान्स इतने अच्छे थे और प्लेयर्स भी उनके फिर अच्छे थे। तो दोनों चीज़ें जब सही तरीके से काम कर रही थी, तब जो है अंडरडॉग टीम्स अच्छा रिजल्ट लेकर आ पा रही थी। और हम तो अभी भी वहीं पे फंसे पड़े हैं। सैक खालिद जमील, आपको पता है कब से ये चल रहा है, वहीं फंसे पड़े हैं। और जो फिर मैंने पहले पॉइंट की बात करी थी कि हम टैलेंट से नहीं, हम इकोसिस्टम से मार खा रहे हैं, तो वो बात यहाँ पे लागू होती कैसे। अब देखो, जब हम फॉरेन कोच लेके आते हैं तो हमारे प्लेयर्स उसके हिसाब से खेल नहीं पाते, और हम इंडियन कोच हायर करते हैं तो दोनों मिलकर पूरा भसड़ मचा देते हैं। और ये क्यों हो पाता है? बिकॉज हमारी कोई क्लीन आइडेंटिटी ही नहीं है कि हम खेलते क्या है। तो जो नया कोच भी आता है वो बेचारा एक्सपेरिमेंट कर करके देखते रहता है, और एंड में फिर उसकी जॉब भी चली जाती है, तब तक इतनी देर हो चुकी होती है। फिर जो अगला पॉइंट है जो मैंने इस वर्ल्ड कप में देखा, वो ये था कि प्ले फियरलेस फुटबॉल। जो मैंने केप वर्ल्डी में देखा, जापान में देखा, नॉर्वे में देखा, तो ये जो कंट्रीज थी ना इस वर्ल्ड कप में आई थी एक बिलीफ के साथ कि हमको कुछ करना है, और वो उन्होंने करके दिखाया, फैंस को इंप्रेस किया। तभी पूरी दुनिया में, मैं इंडिया में बैठ के उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने इंप्रेस किया, वैसा कुछ करके दिखाया। और हमारी टीम्स क्या करती है आपको पता है, हम पहली हार मान जाते हैं, हम पहली बस पार कर लेते हैं और एंड तक फिर वही करते रहते हैं। तो हम सामना करने से पहले ही डर जाते हैं, तो फिर हम खेलेंगे क्या। और ये हर मैच में, मोस्टली मैच में तो मैं बोल सकता हूँ कि यही दिखता है। तो हमको भी तो वैसे ही फियरलेस अप्रोच लेके आना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने देखा है कि हमने कभी कभी कुछ मैचेस में हमसे अच्छी टीम के अगेंस्ट हमने कभी कभी ऐसा अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे खासकर एक एग्जांपल में हम इराक का एग्जांपल लेते हैं कि इराक के अगेंस्ट इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जो हमने उनसे वो ड्रॉ किया था मैच और पेनाल्टीज में हारे थे। क्यों? क्योंकि हमने उस मैच में फियरलेसली खेला था। तो ऐसा हम हर मैच में क्यों नहीं कर सकते। देन जो अगला पॉइंट है जो मैंने इस वर्ल्ड कप में नोटिस किया, ट्रस्टिंग यूथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपने इस वर्ल्ड कप में देखा 19, 20, 21 साल के प्लेयर्स वर्ल्ड कप में धमाल मचा रहे हैं, लोगों को इंप्रेस कर रहे, फैन बना लिया उन्होंने। लेकिन वो ऐसा कर क्यों पाए? बिकॉज सबसे पहले क्लब लेवल पे उन पर ट्रस्ट किया गया, और वहां पे उन्होंने फिर कुछ करके दिखा दिया। देन उनके ऊपर नेशनल लेवल पे ट्रस्ट किया गया, वहां पे भी उन्होंने कुछ अच्छा करके दिखा दिया। और ट्रस्ट मतलब क्या है? चांस देना, चांस दिया। हमारे यहाँ पर क्या होता है, ट्रस्ट ही नहीं करते हम यूथ प्लेयर्स के ऊपर। हम उनको चांस तब देते हैं, तब तक इतना डिले हो जाता है कि यूथ प्लेयर जो है वो बूढ़ों की कैटेगरी में आने लग जाता है। और आपने ये चीज़ अभी भी देखी कि हमारा पूरा सुपड़ा साफ होने के बाद भी आपने देखा रिसेंट जो हमने इंडियन फुटबॉल टीम के मैचेस जो खेले, उसमें वही बुड्ढों को ही खिलाया जा रहा था। तो कोई अभी भी वो चेंजेस, माइंडसेट चेंज बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। तो वही इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि इस वर्ल्ड कप से हमको क्या सीखना है ना, तो ये वो चीज़ें जो हमको सीखना है, जो दूसरी कंट्रीज जो करके आगे बढ़ रही है, वो यही सब करके आगे बढ़ रही है। फिर मैंने एक पॉइंट नोटिस किया यहाँ पर, एक लॉन्ग टर्म हम शब्द का बहुत यूज़ करते हैं कि लॉन्ग टर्म जो है हमारी अप्रोच, लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म ये, लॉन्ग टर्म से ऐसा होगा। देखो लॉन्ग टर्म को है ना हमने बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया। लॉन्ग टर्म नहीं, गुड प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म तो होते रहेगा, जब आप अच्छी प्लानिंग करोगे और जो बेबी स्टेप्स हमको कंप्लीट करने होते हैं वो करेंगे, तब तो हमारा लॉन्ग टर्म में जो है वो एक विजन क्रिएट होगा। हम पहले लॉन्ग टर्म करने लग जाते हैं और गुड प्लानिंग हमारी होती ही नहीं है। और इस वर्ल्ड कप में जो आपने अंडरडॉग टीम्स देखी ना, उनकी गुड प्लानिंग थी। अब आप में से बहुत सारे फैंस ये बोल सकते हैं कि अरे उनमें तो जो कई कंट्रीज थी उनमें तो वो ओरिजिन के प्लेयर्स खेल रहे थे, उस कंट्री में तो कुछ पैदा भी नहीं हुए, वो तो बाहर से बुला के खेल लिए। ये गुड प्लानिंग के अंदर ही आता है, इट्स अ पार्ट ऑफ गुड प्लानिंग मेरे भाई। यही तो समझना है कि गुड प्लानिंग मतलब क्या। यही सब चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें जो उन्होंने अपने लिए करी है, जो हम तो नहीं कर पा रहे ना, तो हम तो फिर लॉन्ग टर्म ही बहाना लेके आएंगे और लॉन्ग टर्म में करेंगे। लॉन्ग टर्म में क्या है, तो 4, 5, 6, 7, 8 साल में जो टीम्स ने पूरा है ना चेंज लेके आ गए। हमने कुछ साल पहले क्यूरासाओ के अगेंस्ट मैच खेला था, ऐसी फ्रेंडली है ना, एक किंग्स कप में, वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। तो वो तो कोई लॉन्ग टर्म, वो तो भाई उन्होंने अच्छी प्लानिंग करी, जो कर सकते तो बेटर किया और वो आ गए, बस इतना ही था। और चलिए अगर हम एक लॉन्ग विजन की बात कर भी ले, तो लॉन्ग विजन के नाम पे हमारी क्या प्रायोरिटीज है ये पता है? मुझे तो नहीं पता, आपको पता हो तो बताइए। क्योंकि देखो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि हमारा जो विजन है वो हर कुछ टाइम में चेंज होते रहता है। फिर हमारे जो कोचेस हैं, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, किसी भी लेवल की बात करें, कोचेस चेंज होते रहते हैं। अब इससे भी बुरी जो बात मैं आपको बताऊंगा कि हमारी तो लीग ही चेंज होते रहती है ना। आज से कुछ साल पहले कुछ और लीग, फिर पिछले साल की लीग कुछ और, अब इस साल कुछ नई लीग आने वाली है, तो लीग्स भी चेंज हो रही है। तो ओवरऑल में जो है हमारी बार बार प्रायोरिटीज ही चेंज हो जा रही है। तो हम किसी चीज पे प्रॉपर टाइम ही नहीं दे रहे, प्रॉपर वक्त ही नहीं दे रहे, और उसके पहले हम चीजों को बदल दे रहे हैं। और सक्सेस क्या मांगता है? सक्सेस मांगता है कंसिस्टेंसी, और हम कंसिस्टेंट ही तो नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ
लॉन्ग टर्म से ज़्यादा हमको गुड प्लानिंग के ऊपर फोकस करना है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पर नोटिस किया है, जो हम सदियों से बात करते आ रहे हैं, आवर प्लेयर नीड टू स्टेप अप। मतलब उनको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा ही, तो ही कुछ हो सकता है। ये ओरिजिन वाले प्लेयर्स आए ना आए, ये एक अलग सीन है। हमारे प्लेयर्स स्टेप अप नहीं कर सकते क्या? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इस वर्ल्ड कप में देखो, जो अंडरडॉग टीम्स थी, जो कुछ नई टीम्स थी, उनमें कुछ कुछ में तो भाई सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन के प्लेयर्स खेल रहे थे। सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन, कैन यू इमेजिन? सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन का प्लेयर जो है, ही वाज मतलब कि परफॉर्मिंग लाइक अ बीस्ट इन दिस वर्ल्ड कप। ये क्या है? क्यों वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा था? बिकॉज वो एक कॉम्पिटिटिव लेवल के अंडर बहुत टाइम से खेल रहा है। भले वो उसका लीग का लेवल छोटा है, लेकिन कॉम्पिटिटिवनेस जो है वहाँ पर, उसमें कमी नहीं है। इस वजह से जो है वो वहाँ पर आपने देखा ना, वो कॉन्गो के प्लेयर ने इंग्लैंड के ऊपर गोल मार दिया था। वो सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन का प्लेयर था। और ये जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए हैं, ये ट्रायल टेस्टेड चीज़ें हैं, जो कि इस साल हमने वर्ल्ड कप में देखी। जो नई टीम से वो यही सब कर करके वहाँ तक आई, और उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म भी करके दिखा दिया। इसका मतलब अगर कोई दूसरा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और देखो, रियलिटी में देखा जाए ना, तो इस वर्ल्ड कप ने होप्स दी है कई कंट्रीज को और हमको भी। मतलब इंडियन फुटबॉल को तो सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, वो इस वर्ल्ड कप से मिलना चाहिए, मिला है, अगर हम उसको उस तरीके से लिया होगा जो हमारे लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं उन लोगों ने। क्योंकि अब देखिए, जिन कंट्रीज के पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, जिनको कोई फुटबॉल रिच हिस्ट्री नहीं है, वो आकर अच्छा परफॉर्म करके गई है। तो इससे ये साबित होता है कि इंडिया का वर्ल्ड कप का ड्रीम पूरा हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमको थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे दिल से। और देखो, जो लोग हैं दुनिया में, वो इंडिया को फुटबॉल वॉचिंग कंट्री बोलते हैं, तो हम इसको फुटबॉल प्लेइंग कंट्री भी कर सकते हैं। लेकिन वही है कि जिस तरीके से हम डिस्कशन करते हैं, क्या सेम डिस्कशन एआईएफएफ का ऑफिस में भी होता है कि नहीं? ये है मेन कंसर्न, कि वहाँ पर इस तरह के डिस्कशन हो रहे हैं कि नहीं, कि वर्ल्ड कप से क्या लर्न कर सकते हैं, क्या हम यहाँ से चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं कि हम भी ऐसा कुछ कर जाएं। तो देखो, इस वीडियो में मैंने कई ऐसी बातें रिपीट भी करी होंगी जो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो अभी वर्ल्ड कप में मैंने चीज़ें देखी, मैंने मेनली उन पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। मे भी हो सकता है आपने कुछ और भी पॉइंट्स देखे होंगे, मैंने भी और भी पॉइंट्स जो है थोड़े नोटिस किए, विटनेस किए। बाकी जो मुझे थोड़े इंपॉर्टेंट लगे कि हाँ, ये वो पॉइंट्स हैं या ये वो चीज़ें जो सच में हम भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब इंडिया में उनको अचीव करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना जो है वो बड़ी बात है। तो देखो, ये एकदम एक पॉजिटिव वीडियो, मैं आपको यहाँ पर यही बता रहा हूँ कि व्हाट वर्ल्ड कप शोड अस एंड हाउ इंडिया कैन अडॉप्ट इट। तो वो जो कुछ पॉइंट्स हैं, अगर हम उनके ऊपर सच में आगे के कुछ सालों में काम करें, तो मे बी हम गोल्स को अचीव कर पाए ना पाए, लेकिन एटलीस्ट वी विल गेट क्लोजर टू आवर गोल। मतलब वो तो जरूर होगा, बिल्कुल, इसकी तो गारंटी है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या थॉट्स हैं, जो भी आप कहना चाहें जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और आगे भी हम कुछ बेहतरीन टॉपिक्स के साथ कुछ डिस्कशन जरूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।